हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं हिंदुस्तान ओलंपियाड 2025 क्लास 8 सैंपल पेपर इस पार्ट कराने वाली हूँ। ये हमारा पार्ट 2 रहेगा। मैंने पिछले वीडियो में 1 से लेके 11 तक के सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं और आज मैं 12 से लेके 20 तक के सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, अगर आपने अभी तक कोर्स ज्वाइन नहीं किया है तो कोर्स ज़रूर ज्वाइन कर ले। उसमें 1000+ बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं और उसमें हिंदुस्तान ओलंपियाड रिलेटेड बहुत सारी जानकारी, उसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत कुछ दिए जाते हैं, उसमें बताए जाते हैं। तो आप वो ज़रूर ज्वाइन करें, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बिना किसी लेट से अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 से। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। क्वेश्चन नंबर 12 है, वाई इज इट नेसेसरी टू ड्राई हार्वेस्टेड ग्रेन्स बिफोर स्टोरेज। इस क्वेश्चन का मतलब है, क्यों हार्वेस्टिंग के बाद अनाज को सुखाकर ही स्टोरेज में रखा जाता है। मतलब क्यों कटाई के बाद ग्रेन्स को सुखाकर ही स्टोरेज में रखा जाता है। तो ऑप्शन ए है टू इंक्रीज देयर न्यूट्रिएंट्स कंटेंट, अनाज के न्यूट्रिएंट्स बढ़ाने के लिए, यानी अनाज के पोषक तत्व बढ़ाने के लिए। इसका मतलब यह है कि अनाज को सुखाने से उसके अंदर के विटामिन्स, मिनरल्स या न्यूट्रिशन बढ़ जाएंगे, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि सुखाने से अनाज के न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व क्या होता है, नहीं बढ़ता है, बल्कि जो न्यूट्रिएंट्स उसमें पहले से ही मौजूद होते हैं वही रहते हैं। सुखाना तो सिर्फ क्या है, उसका नमी को हटाता है, मतलब मॉइस्चर को हटाता है, न्यूट्रिशन बढ़ाता नहीं है। इसलिए यह ऑप्शन गलत है। और ऑप्शन 2 है टू मेक देम इजियर टू ट्रांसपोर्ट, अनाज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, ताकि वह क्या हो जाए, आसान हो जाए। ठीक, लेकिन ये ऑप्शन भी गलत है। क्यों गलत है? अनाज को सुखाने का कारण यह है कि उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाए, आसानी के लिए, ताकि आसान हो जाए। नहीं, अनाज अनाज भी आसानी से ले जाया सकता है। गीला अनाज को, गीला अगर कोई अनाज है तो उसे भी तो हम लोग आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। ठीक, तो ये भी गलत है। और ऑप्शन सी है टू मेक देम हैवियर, उन्हें भारी बनाने के लिए। नहीं, ये भी गलत है, क्योंकि सुखाने से तो अनाज क्या होगा, हल्का हो जाएगा। हम किसी चीज़ को, अनाज को धूप में सुखा देंगे तो वो क्या होगा, वह तो एकदम हल्का हो जाएगा, एकदम भारी तो नहीं लगेगा, भारी थोड़ी लगेगा, वो तो हल्का हो जाएगा। इसलिए ये गलत है। ऑप्शन डी है टू प्रिवेंट देम फ्रॉम बीइंग अटैक्ड बाय पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब उन्हें कीड़ों और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाने के लिए। हाँ, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि गीले अनाज में जल्दी कीड़े लगते हैं और फंगस हो गया, मोल्ड हो गया, ये सब क्या होगा, ये सब उसमें पैदा होते हैं। ठीक, गीले अनाज में। और सूखा अनाज लंबे समय तक क्या होगा, सुरक्षित रहता है, उसमें कोई कीड़ा नहीं लगता है सूखे अनाज में। इसलिए ये ऑप्शन पूरी तरह से सही है। इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन डी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है ऑप्शन डी। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वायरमेंट्स, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस किस तरह के इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। तो देखो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना हर जगह मिलते हैं। वह मिट्टी में मिलते हैं, पानी में मिलते हैं, हवा में मिलते हैं, हमारे बॉडी में भी मिलते हैं, समुद्र में मिलते हैं, बर्फ वाली जगहों में मिलते हैं, गर्म झरनों में, रेगिस्तान में। तो तुम जो जो सोच सकते हो वो हर जगह माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ओनली इन सॉइल। नहीं, ये गलत है। इन ऑल टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट्स इंक्लूडिंग एक्सट्रीम वंस, हाँ, सभी तरह के इन्वायरमेंट्स में, यहाँ तक कि बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा ठंडी वाली जगहों में, हर जगह पाए जाते हैं। हाँ, ये सही है। ऑप्शन सी, ओनली इन कोल्ड क्लाइमेट्स, नहीं, सिर्फ ठंडे वाली जगहों पे नहीं मिलते हैं। ऑप्शन डी, ओनली इन हॉट स्प्रिंग, गर्म वाले जगहों पर भी नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। ठीक, इन ऑल टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट्स इंक्लूडिंग एक्सट्रीम वंस। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज नोन एज फॉजिलाइजेशन बोलते हैं, कंबक्शन बोलते हैं, कार्बोनाइजेशन बोलते हैं, डिकम्पोजिशन बोलते हैं। फॉजिलाइजेशन क्या होता है,
पहले इस क्वेश्चन का मतलब समझो। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या मरा हुआ पौधा जब दबकर कोयला बनता है तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फॉसिलाइजेशन कहते हैं? नहीं। फॉसिलाइजेशन किसको बोलते हैं? जब मरे हुए ऑर्गेनिज्म का मिट्टी में दबकर फॉसिल बन जाना। तो ये गलत है। ऑप्शन 2 है कंबक्शन, ये भी नहीं होगा क्योंकि इसका मतलब है किसी सब्सटेंस या किसी मटेरियल का हवा में जलना, तो ये भी गलत है। ऑप्शन सी है कार्बोनाइजेशन। कार्बोनाइजेशन का मतलब क्या है? जब पेड़ या पौधे जमीन के नीचे दबकर बहुत लंबे समय में धीरे धीरे कोयला बन जाते हैं, ठीक, इसे क्या बोलते हैं? इसे कार्बोनाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बोनाइजेशन। जब पेड़ या पौधे क्या होगा, जमीन के नीचे दबकर बहुत लंबे, बहुत सालों समय में धीरे धीरे कोयला बन जाते हैं, इसे क्या बोलते हैं? कार्बोनाइजेशन बोलते हैं। और डिकम्पोजिशन बोलते हैं किसी चीज़ का सड़ जाना, किसी चीज़ का गल जाना। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, कार्बोनाइजेशन। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस इज लाइकली टू कंजर्व द मोस्ट फ्यूल ड्यूरिंग डेली कॉम्यूट्स? मतलब इनमें से कौन सी आदत रोजाना के सफ़र में सबसे ज़्यादा फ्यूल बचाती है? ठीक, इन सब ऑप्शन में से इन सब ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, इसमें हमें बताना है कि इनमें से कौन सी आदत रोजाना के सफ़र में सबसे ज़्यादा फ्यूल बचाती है। तो ऑप्शन ए का मतलब है अवॉइडिंग यूज ऑफ एयर कंडीशनिंग, मतलब एसी ना चलना, अवॉइड करना, ठीक, मतलब उसको नहीं चलाना। एयर कंडीशनिंग मतलब एसी को नहीं चलाना, इससे थोड़ा फ्यूल तो बचेगा लेकिन सबसे ज़्यादा फ्यूल नहीं बचेगा, तो ये गलत है, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी है ड्राइविंग विथ विंडोज फुल्ली ओपन, मतलब खिड़कियां पूरी खोलकर चलाना, इसमें हवा का दबाव बढ़ता है और फ्यूल ज़्यादा खर्च होता है, इसलिए ये भी गलत है। ऑप्शन सी है फ्रीक्वेंटली एक्सीलरेटिंग एंड डिक्लेरेटिंग, मतलब गाड़ी को बार बार तेज करना, बार बार ब्रेक लगाना, मतलब समय समय पर बार बार तेज करना, बार बार ब्रेक लगाना, इससे तो फ्यूल और ज़्यादा खर्च होगा, तो ये भी गलत है। और ऑप्शन डी है कारपूलिंग विथ अदर्स, मतलब दूसरों के साथ मिलकर एक ही गाड़ी में सफ़र करना, इससे सबसे ज़्यादा फ्यूल बचता है, क्योंकि अगर सब कोई एक ही गाड़ी में सफ़र करेंगे तो दूसरा गाड़ी तो और नहीं चलेगा, फ्यूल तो बचेगा ही, एक ही गाड़ी का फ्यूल खर्चा होगा, दूसरे गाड़ी का नहीं होगा, तो इसी में सबसे ज़्यादा फ्यूल बचेगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, कारपूलिंग विथ अदर्स। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नेसेसरी फॉर अ सब्सटेंस टू कैच फायर कंसिडरिंग इट्स इग्निशन टेम्परेचर, मतलब किसी सब्सटेंस को जलने के लिए कौन सी कंडीशन जरूरी है? ठीक, किसी सब्सटेंस को जलने के लिए कौन सी कंडीशन जरूरी है, खासकर इग्निशन टेम्परेचर के लिए। ठीक, अब हम लोग समझते हैं इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है। इग्निशन टेम्परेचर मतलब जब कोई सब्सटेंस इतना गर्म हो जाए कि वह अपने आप आग पकड़ ले, ठीक, और उस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे? इग्निशन टेम्परेचर बोलेंगे। और इसमें आग लगने के लिए ऑक्सीजन होना भी जरूरी है। ठीक, इग्निशन टेम्परेचर में आग लगने के लिए क्या होगा? ऑक्सीजन होना भी जरूरी है, सिर्फ गर्म हो जाना ही जरूरी नहीं है। ठीक, तो ऑप्शन ए बोल रहा है द सब्सटेंस मस्ट रीच इट्स इग्निशन टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, सब्सटेंस तब जलेगी जब वह सफिशिएंट गर्म हो जाए और उसमें ऑक्सीजन भी प्रेजेंट हो, मौजूद हो। ठीक है, ये सही है, पर आगे भी पढ़ लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन बी है द सब्सटेंस विल स्पॉन्टेनियसली कंबस्ट इफ इट्स इग्निशन टेम्परेचर इज रीच्ड इवन विदाउट ऑक्सीजन। यहाँ तो ये तो पहले ही गलत हो गया क्योंकि यहाँ आ गया इवन विदाउट ऑक्सीजन आ गया है। नहीं, ये कह रहा है कि सब्सटेंस ऑक्सीजन के बिना भी अपने आप जल सकती है, नहीं, ये तो गलत है। ऑप्शन सी है द सब्सटेंस मस्ट बी इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद अ फ्लेम रिगार्डलेस ऑफ इट्स इग्निशन टेम्परेचर, सिर्फ आग के संपर्क में आने से सब्सटेंस जल जाएगा, चाहे उसका टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचा हो या नहीं। नहीं, ये भी गलत है। ऑप्शन डी है द सब्सटेंस मस्ट बी हीटेड टू अ टेम्परेचर स्लाइटली बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर, मतलब इग्निशन टेम्परेचर से थोड़ा कम टेम्परेचर पर सब्सटेंस को गर्म करना, ये भी गलत है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। द सब्सटेंस मस्ट रीच इट्स इग्निशन टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, सब्सटेंस तब जलेगा जब वह सफिशिएंट गर्म हो और उसमें भी क्या हो? ऑक्सीजन मौजूद हो। ठीक, तो इसका आंसर होगा
ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच टाइप ऑफ कंबक्शन अकर्स विदाउट एनी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इग्निशन। कौन सा कंबक्शन बिना किसी बाहरी आग के खुद ब खुद होता है। ठीक, इस क्वेश्चन का मतलब है कौन सा कंबक्शन बिना किसी बाहरी आग या शुरुआत के खुद ब खुद होता है। तो उसका आंसर होगा स्पॉन्टेनियस कंबक्शन। स्पॉन्टेनियस कंबक्शन क्या है, यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सब्सटेंस बिना किसी बाहरी आग के अपने आप जलने लगता है। ठीक, इसलिए इसका आंसर होगा स्पॉन्टेनियस कंबक्शन, ऑप्शन सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 है, द रेड डाटा बुक इज रिकॉर्ड ऑफ। रेड डाटा बुक किसका रिकॉर्ड रखता है। ठीक, पहले समझ लेते हैं रेड डाटा बुक क्या है। रेड डाटा बुक एक ऐसा बुक है जिसमें उन जीव जंतुओं और पौधों की जानकारी होती है जो खतरे में हैं या विलुप्त हो चुकी है दुनिया में से। ठीक, जो खतरे में हो या विलुप्त हो चुकी हो, गायब हो चुकी हो, खत्म हो चुकी हो पूरी दुनिया में से। ठीक, तो ऑप्शन ए कह रहा है इंडेंजर्ड एंड एक्सटिंक्ट स्पीशीज ग्लोबली, जो प्रजातियां खतरे में हैं या विलुप्त हो चुकी है पूरी दुनिया में, इसके लिए इसका रिकॉर्ड रखता है। हाँ, अभी तो हमने देखा कि रेड डाटा बुक में इसी सब का रिकॉर्ड रहता है। तो ऑप्शन ए हमें पहले ही ऑप्शन में मिल गया, ऑप्शन ए सही है। तो आगे का ऑप्शन पढ़ना क्यों जरूरी है, पर मैं एक बार समझा देती हूँ। ऑप्शन बी का मतलब है माइग्रेटरी पक्षियाँ और उनके चलने के रास्ते, तो ये तो नहीं होगा, ये गलत है। ऑप्शन सी बोल रहा है एक देश में ही पाए जाने वाले जीव जंतु, नहीं, इसका भी रिकॉर्ड नहीं रखता, ये भी गलत है। ऑप्शन डी है ऑल प्लांट्स स्पीशीज फाउंड इन रेन फॉरेस्ट, बारिश वाले जंगलों में पाए जाने वाले सभी पौधे, तो ये भी गलत है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। ठीक, रेड डाटा बुक किसका रिकॉर्ड रखता है, उन जीव जंतुओं और पौधों का रिकॉर्ड रखता है जो क्या, जो खतरे में हो या दुनिया से विलुप्त हो चुकी हो, दुनिया में पूरी दुनिया से खत्म हो चुकी हो, विलुप्त हो चुकी हो, इसका रिकॉर्ड रखता है रेड डाटा बुक। ठीक, तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 है, इन द डायग्राम बिलो विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई इज द कॉर्निया। ये ह्यूमन आई है, ये ह्यूमन आई का आँख है। ठीक, ये ह्यूमन आई है, इनमें से पूछा कौन सा पार्ट कॉर्निया है, कौन सा पार्ट कॉर्निया है। तो इसमें पी देखो, इसमें देखो पी, ये पी क्या है, ये पी इसमें दिखा रहा है सिलियरी मसल्स है, ये क्या है, सिलियरी मसल्स है। और ये क्यू, ये पी है सिलियरी मसल्स, और ये क्यू क्या है, ये क्यू है सस्पेंसरी लिगामेंट। ठीक, और ये आर क्या है, ये जो डायरेक्ट इस गोल वाली इस पे गया, ये क्या आइरिस है। ठीक, और ये एस क्या है, ये एस है कॉर्निया, क्या है, कॉर्निया। और टी है रेटिना, यू है ऑप्टिक नर्व। ठीक, और इसमें हमसे क्या पूछा था, कॉर्निया कौन सा है, कॉर्निया, तो कॉर्निया कौन है, एस है, ये एस है कॉर्निया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ओनली एस। ठीक, पी है सिलियरी मसल्स, क्यू है सस्पेंसरी लिगामेंट, आर है आइरिस, एस है कॉर्निया, टी है रेटिना, और यू है ऑप्टिक नर्व। ठीक, इसका आंसर होगा ओनली एस, एस ही क्या है, कॉर्निया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 में पूछ रहा है विच लेटर मार्क्स द एड्रिनल ग्लैंड इन द डायग्राम बिलो। इस फिगर में कौन सा एड्रिनल ग्लैंड दिखा रखा है। ठीक, तो यहाँ देखो ये एल क्या इसमें बता रहा है, ये एल क्या है, ये है पिट्यूटरी ग्लैंड। एम क्या है, इसको गले में दिखा रखा है, ये क्या, ये थायराइड ग्लैंड। ये एन, ये एन क्या, ये है एड्रिनल ग्लैंड। और ये ओ है ओवरी, पी है टेस्टिस। अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा एड्रिनल ग्लैंड कौन सा है, तो एड्रिनल ग्लैंड कौन सा है, एड्रिनल ग्लैंड है एन वाला, एन है, तो इसका आंसर क्या होगा, ओनली एन, ऑप्शन डी। इसका आंसर है ऑप्शन डी, ओनली एन। ठीक, तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो आज हमने बचे हुए क्वेश्चंस का भी सारे क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व किया, अच्छे से समझाया है। ये था हमारा पार्ट 2। अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में भी हमें ज़रूर बताएं। ठीक, क्योंकि आपका कमेंट ही हमें मोटिवेट करता है।
तो ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू।